आगे नीचे ठीक है, देखेंगे सर, सामने देखेंगे सब लोग और हेडिंग डालो। ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 करके देखिए, हो रहे उसमें क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। हो ही नहीं रहे? आज जितने थोड़े बहुत करते चलो, मैं करवाऊंगा अभी इसको ना आज शाम में। लेकिन क्या है, क्या है उसका नाम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एडवांस का पेपर है, आज शाम में 4 बजे उसका डिस्कशन है। ठीक है, वो कहाँ बैठे हैं, क्या अर्नव। हाँ, तुमने क्या करना है, ठीक 3 बजे आना है, फिर 3 से 4 ये अटेंड करोगे, फिर 4 से 5 वो वाला अटेंड करोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है। और किसको दिया था 3 से 5 का टाइम? हाँ, दोनों जने ठीक 3 बजे आ जाना, फिर मैं कर लूँगा। ठीक है, 4 बजे एग्जैक्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और 4 से 5 में जितना भी हो पाएगा उसे खत्म करेंगे। अच्छा, जो एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 2 क्या है, ऐसी शाम में एक और क्लास, देखो और करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो दिमाग वाले क्वेश्चन है, उसमें दिमाग लगाना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ सॉल्यूशन बता सकता हूँ। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो मेरा काम है बस सॉल्यूशन बताना। सॉल्यूशन अगर मैंने बता दिया तो काम खत्म हो गया फिर मेरा। ठीक है, तो डेरिवेटिव बस इतना ही है, डेरिवेटिव में और कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव बस यही है। अब इसमें ही हमें क्या करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन का मैं आज डेफिनेशन लिखूंगा जाते हुए, और उसके बाद उसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, और लेकिन साथ साथ में आप करते चलो, आज भी कुछ खास काम नहीं होगा आपके पास। ये वाला टॉपिक बहुत आसान है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी आसान है ये, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। इसीलिए क्या है कि आज आपको डेरिवेटिव वाला ही पार्ट करना है। ठीक है, ऑल राइट। तो फिर देखते हैं, पेन दे दो, अब अटेंडेंस ले लेते हैं से। आयुष छिग्गल, गर्ग, आदित्य, अभिजीत सिंह और अगम, ऐशमीत, अनमोल, अंशुमन और अर्नव। ठीक है, अर्शदीप, लेट आ रहे हो, लेट एंट्री नहीं है, उसको करने से कुछ नहीं होएगा, बाहर बैठो, 10 मिनट बाद आओगे, अब बाहर बैठो। अर्शदीप सिंह और अश्मीत कौर, अश्वित कौर नहीं आई हुई, ठीक है, और अवनी ठाकुर, भव्या ठुकराल और चेतन, ध्रुव एब्सेंट है। ठीक है, देशम और गुरु कंवल, हरमन शर्मा, ठीक है, और हरमन शर्मा, हेमल, जतिन, आगे जानवी, जिया एब्सेंट है, जिया, कशिका, खुशी और खुशी गुप्ता, ठीक है, कीर्ति एब्सेंट है ना, ठीक है, कृष्ण गोपाल, कुनिक, लक्षिता गोयल, लक्षिता एब्सेंट है, लविश नहीं, लक्षिता, अच्छा आपका नाम तो है लक्षिता, लविश और मानवदीप कहाँ पर है, ठीक है, मनवीर, मान्या एब्सेंट है। न्यू चैप्टर जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन एब्सेंट हो जाते हैं। नमन, नम्रता, प्रांशु और प्रयाग, प्रभगुण, प्रियांजलि एब्सेंट है, प्रियांजलि, रवनीत, रवलीन और रीत सिमर, रीशा और रोहन, रोहित
रुद्र प्रताप, रिद्धिम आहूजा, रिद्धिम, सक्षम और सक्षम सिंह, ठीक है, सिमर, सोनाक्षी, सुखमन, तलिश, तमन्ना, तुगेश, वंश, बांगा, वंशिका, वेट करना है बाहर, अभी नहीं आना। सर वो नीचे मेरी लड़ाई होगी। किससे लड़ाई? मेरे साथ। फिर भी 10 मिनट बाद आओगे, बाहर बैठ जाओ, 10 मिनट बाद आना। वंशिका और युवराज, ठीक है, ये इसका नाम लिखना पड़ेगा, ध्रुव भारद्वाज है ना। इसमें अल्फाबेटिकल नहीं है यार, नाम है ना, अल्फाबेटिकल है। तो करते हैं स्टार्ट। हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे, उसको भी बुलाओ, जतिन बैठा होगा। हेडिंग डालेंगे डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। तो देखो इसमें अगर आप अपना मॉड्यूल है किसी के पास, देना एक बार। देखो इसमें अभी इनिशियल डेज में देखो हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास जो टाइम है वो है 2 हफ्तों का, और आपका जो पेपर होगा वो 12 तारीख को होगा, ठीक है। उसमें मेनली यही आएगा। वो हो सकता है चंडीगढ़ वालों के पास एक दिन पहले पेपर आ जाता है, तो वो हो सकता है चेंजेस करें, उसमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन डालें। बट डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो 2-4 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा। अब उसके बाद मेनली यहाँ से आएगा, ये बहुत ही मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि अच्छा आपको टॉपिक लगेगा। जिसको फंक्शन समझ आया है, जिसको डिफरेंशिएशन समझ आया है, वो इसको बहुत जल्दी सीख जाएगा, है ना। फंक्शंस और डिफरेंशिएशन 2 ही चीज़ों का यूज पूरे चैप्टर में है, बट ये स्कोरिंग पार्ट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, आप देखना PYQ में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है हमें। तो ये जो है पार्ट बहुत ईजी भी है। आज का जो लेक्चर है उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, आप ध्यान से सुनना, बहुत ही ईजी। ऐसा मान लो 9th क्लास में जो इक्वेशन, जो 3 इक्वेशंस लिखते थे ना हम लोग, उन इक्वेशंस मोशंस पर, तो 3 इक्वेशन जो हम लोग लिखते थे, वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम पर और डिस्प्लेसमेंट पर, उसी पर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। जैसा वहाँ काम करते थे वही सेम काम इसमें भी हमें करना होता है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको उठाओगे अपने मॉड्यूल को, तो मॉड्यूल में आप देखना, मॉड्यूल में जरा ये वाला चैप्टर ओपन करेंगे सब लोग। तो मॉड्यूल में जब आप अभी इनिशियल डेज में, ये वाला जो आने वाला हफ्ता है, इस अगले वाले वीक में यही मॉड्यूल चलेगा। उसके बाद आप PYQ स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीक में आपको PYQ स्टार्ट करना है, 5-6 तारीख तक आपको PYQ नहीं करना है, 5-6 तारीख के बाद आप PYQ करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो इन लोगों ने दिया है ना, उसका नाम क्या है? वैसे इंडेक्स में लिखा होगा इन लोगों ने ना, नहीं इंडेक्स में नहीं लिखा है। तो देखना पहले टॉपिक का नाम क्या है, बताओ। अगर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आप जा रहे हो, बताओ क्या लिखा हुआ है? एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, है ना। ये जेई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसमें से मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता है, हमारे प्लानर में नहीं है, बट मॉड्यूल में तो हमें करना होगा, ये कहीं पेपर में ना जाए। तो एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन है, बट अभी नहीं करेंगे हम उसको, अभी हम उसको बाद में करेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन छोड़ देना है, फिर हम लोगों को आना है रेट ऑफ चेंज पर। तो अभी हम रेट ऑफ चेंज से स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज से स्टार्ट करके फिर आगे आगे को हम पढ़ते चलेंगे। लास्ट में आकर हम एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। तो ये सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, सेकंड टॉपिक आप कह सकते हो। एनसीईआरटी आप उठाना, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 6.1 होती है, तो जो 6.1 एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, जो हम पढ़ने वाले रेट ऑफ चेंज। एरर्स वाली एक्सरसाइज मेरे हिसाब से अगली दूसरी या तीसरी वाली होती है शायद। रेट ऑफ चेंज ये एनसीईआरटी में पहली एक्सरसाइज है, ठीक है। आ रही बात आप लोगों को समझ में? तो ये क्या है, एनसीईआरटी आप लोगों को करना है, क्योंकि 5 तारीख को पेपर है, तो एनसीईआरटी साथ साथ में कर लोगे। ऐसा मान लो जो आज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ,
घर जाकर जब आप इस पे क्वेश्चंस करोगे तो विद इन, ऐसा मान लो अगर उसमें शायद 10-12 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 10-12 जो वो क्वेश्चन है विद इन 15-20 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। तो 15 मिनट के लिए एनसीईआरटी खोल देना, उसको उसी टाइम पे खत्म कर देना। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो होता क्या है, सब ने बोर्ड पर देखना है। हम लोगों को देखो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, जैसे जब हम 9th क्लास तक होते थे तो रेट बेसिकली टाइम के रिस्पेक्ट में ही हम बात करते थे। जब भी हम कहते थे कि रेट की बात करनी है तो रेट जो होता था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला जाता था। तो किसी क्वांटिटी का चेंज, किसी, जैसे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, अभी तो मैथमेटिक्स में तो हम जनरल इसको पढ़ेंगे, किसी भी रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो। तो फिलहाल जनरली जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो रेट का मतलब होता है चेंज किसी फिजिकल क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसी को रेट कहते थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स में ऐसा लिखा रहता है एस जो है लेट अस से ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, और ऐसा कुछ लिख देंगे वहाँ पर उसके सामने कि t² + 2t + 1 ऐसा करके कुछ लिख देंगे। तो ये क्या है, टाइम के, जैसे टाइम चेंज होता जाएगा तो जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो भी चेंज होती जाएगी। तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है इनके बीच में ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। तो लेट अस से ये टाइम वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हमने टाइम के लिए डिनोट किया और वाई एक्सिस को हमने डिस्टेंस के लिए डिनोट किया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा भी इसका ग्राफ बनता है मैं ऐसी रफली ग्राफ बना रहा हूँ। तो मान के चल लो आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा था, ये ग्राफ है आपके, मान लो टाइम जब इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस हिसाब से चेंज होते गए और ग्राफ बन गया ऐसे मान लेते हैं फिलहाल। अब होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम लोगों को अगर क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर इस पॉइंट पर अगर हम बात करें t0 की, लेट अस से t0 पर जो आंसर आ रहा है डिस्टेंस का वो s0 आ रहा है लेट अस से, ठीक है। हमें ये देखना है कि डिस्टेंस इस पर्टिकुलर t0 टाइम पर किस हिसाब से चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर टाइम पर किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो क्या करते हैं हम टाइम में हल्का सा वेरिएशन लेते हैं, इसको जनरली आप लोग फिजिक्स में लिखते होंगे डेल टी से डिनोट कर देते होंगे, हल्का सा चेंज। और जब आप उस हल्के से चेंज को देखते हो तो लेट अस से इस पर जो यहाँ पर चेंज आया होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, उसको आपने डिनोट कर दिया डेल एस से, है ना। तो हल्का सा मान लो ये चेंज आया है, आपने हल्का सा टाइम चेंज किया तो उससे आपका डिस्टेंस में भी चेंज आया। तो यहाँ पर जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब ये टी बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो ये ऑलमोस्ट एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिखाई देगा। तो ये जो यहाँ पर पॉइंट है ना, ये वाला, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो भी ये लाइन बनेगी जब टाइम बहुत स्मॉल होगा तो ये कर्व नहीं लगेगा आपको, ये क्या लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लगेगी। जब टाइम बहुत ज़्यादा छोटा है ना तो उस टाइम पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगा। तो हमारा पॉइंट ये है सिंपली कि ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पर लिख दिया है इसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँगा तो ये क्या है, तो ये है डेल एस डिस्टेंस। आप देखो ये था S0, यहाँ तक ये S0 था, ये S प्लस डेल एस है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये क्या आएगा बताओ, डेल एस ही तो आएगा ये, और ये क्या है, डेल टी है। तो बेसिकली अगर कोई आपसे बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं फिलहाल के लिए, जनरली अब मैथमेटिक्स में ये जनरल होता है, फिजिक्स में हो सकता है टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़े, मैथमेटिक्स में लेकिन ये जनरल होता है, इन जनरल हम बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर लिखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप क्या नाम देते थे इसको बताओ, डिस्प्लेसमेंट का चेंज, वेलोसिटी इसको आप लोग कहते थे। बट अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या चेंज हो रखा है, देखो हमने ये कहना है कि यार जो नया डिस्प्लेसमेंट है, नया डिस्टेंस है वो ये है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस बोल दो फिलहाल के लिए, ये नया डिस्टेंस है। पुराना क्या है बताओ, पुराना है आपके पास S0 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, है ना। अच्छा अब डिवाइड में कितना आएगा, डिवाइड में तो आप डिवाइड में टाइम का चेंज लिखोगे, तो नया टाइम क्या है, नया टाइम है T0 प्लस डेल टी, और पुराना टाइम क्या है T0। तो अगर आप रियलाइज करोगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के, डेल एस बाई डेल टी आ जाएगा निकल के, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, डेल एस बाई डेल टी। और बाद में चलकर इस डेल को हम डी से डिनोट कर देते हैं और हम बोलते हैं कि यही जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी टी था वही लिखा हुआ है, वो डी बाई डी टी डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो बाद में चलकर जब टाइम बहुत स्मॉल होता है, जब ये चेंज बहुत स्मॉल है, तो उस टाइम पर हम उसको डी बाई डी टी से डिनोट कर देते हैं।
तो ये जो ds/dt होता है इसको आप लोग क्या कहते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और बाद में चलकर हम इसी को क्या कह देते हैं, वेलोसिटी कह देते हैं, कि यही वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है कि डिस्टेंस में कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर वो क्या काम हो रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिट है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वही बस रेट ऑफ चेंज है। अब ये रेट ऑफ चेंज जब फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हो सकता है पर्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में हो, यहाँ पर ये किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अलग अलग सिनारियो में अलग अलग ये चीज़ होगी। तो आप इसको लिख दो। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखना है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आपको कौन ला के देगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ला के देगा डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर ही आपको किसी क्वांटिटी का चेंज ला के देगा विद रिस्पेक्ट टू dt, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है यहाँ पर, ठीक है। इसको लिख दो एक बार। अब ये इसमें है काफी सारे क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 60-70 क्वेश्चन होंगे, 50 होंगे ज़्यादा इस वाली एक्सरसाइज में जो हम अभी करने वाले हैं, जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज वाली एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ आज ही कर लेना, वो आप कल भी कर सकते हो, क्योंकि कल पीटीएम है, फिर परसों संडे है, तो 2 दिन का टाइम है आपके पास। तो अगर आप आज डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, आप डिफरेंशिएशन कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 दिन के ड्यूरेशन में जब आप मंडे आओगे, तो मंडे को आप ये करके लाना, बस मंडे तक आपके पास टाइम है जिसमें आप ये करके ला सकते हो। आ सकता है, क्योंकि यहाँ उनके हिसाब से तो ये यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम सब्जेक्टिव में, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, आपको अभी पता चल जाएगा, प्रिपेयर भी करने की जरूरत नहीं है इसको। सब्जेक्टिव सबने देना है एग्जाम, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको हैबिट होनी चाहिए। आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों लेके आएंगे, एक ही पेन से अगर लिखा होगा किसी ने मैथ्स के पेपर में, खासकर मैं 0 नंबर दे दूंगा, मेरे लिए तो आसान हो जाएगा। कॉपी चेक करना तो वैसे भी हम लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो हम तो सीधे 0 दे देंगे। एक पेन से अगर लिख दिया तुमने, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर होगा वो ब्लैक से आप लिखोगे और आंसर को ब्लू से लिखोगे, ठीक है। और हेडिंग लिखनी है वो ब्लैक से लिखोगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, बोर्ड्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 पेन का ही यूज़ करना है, ब्लैक एंड ब्लू। बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर लेना, 2 पेन से लिख सकते हैं। और साफ साफ लिखना, अच्छे से लिखा होगा तभी नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो हम ऐसा नहीं चाहते भाई। एक और स्टूडेंट है लास्ट ईयर की, 2 साल तक उसने हमारे पास पढ़ा, वो मैथ्स में फेल हो गई, वो उसमें बोर्ड में। अब वो री आ रखी है उसकी, अभी फिर से मेरे पास आ रखी थी कि क्या मैं करूँ क्या, तो मैंने कहा कि ट्यूशन लगा ले, वो बढ़िया रहेगा। तो उसने कोई होम ट्यूशन लगा लिया फिर, है ना। तो वो वैसी हालत नहीं होनी चाहिए यार, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं और बोर्ड ही नहीं कर पाए क्वालिफाई, तो फ़ायदा क्या है फिर, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो जो सब्जेक्टिव है उसको ध्यान से देना। एनसीईआरटी पढ़ने का यही टाइम है, आपको एनसीईआरटी कभी ना कभी तो पढ़ना ही है, तो अभी पढ़ लो, बल्कि 5 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा आपके लिए भी, कि आधा तो में मैथ्स आ ही गया है ना, और वैसे सेम फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से इन क्वेश्चंस को। तो देखना बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ लाइन बाय द लॉ, तो मतलब लॉ ऐसे लिख दिया उसने वर्ड, बट ये है कि पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरीके से अपनी डिस्प्लेसमेंट को की वैल्यू जनरेट कर रहा है, मतलब इतनी डिस्टेंस वो कवर कर ले रहा है। अगर आपने यहाँ पर टाइम रख दिया कुछ, तो वो डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने वो निकल आएगा। अब वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि एस को डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं, तो वो कह रहा है कि t = 1 पर कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर रेट का कोई यूज नहीं है, वो बस ये जानना चाह रहा है 1 सेकंड जब हो जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ होगा। तो देखना इधर, जैसे अभी अगर हम बात करें, अगर आपको s को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो एट 1, तो आपका डिस्टेंस कवर आ जाएगा, डिस्टेंस कवर एट t = 1 सेकंड, ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो कितना आएगा बताओ इसका आंसर। तो 2 × 1 + 9 × 1 + 12 × 1 + 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 + 18 + 11 कितना होता है 29 आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब अगला ही क्वेश्चन है, ऐसी है सेम। अभी देखना, मैं बहुत जल्दी सारे करा दूंगा, फिर मैं डिफरेंशिएशन पर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। तो देखना इधर, अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय, तो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t, किसी टाइम पर पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इस इक्वेशन से निकल के आएगा, ऐसा कह रहा है। अब वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन t is 2 सेकंड इज, तो वेलोसिटी पूछ रहा है। आपको पहले से पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो बेसिकली क्या होता है बताओ। जो आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी बात चल रही होती है, ds/dt की बात चल रही होती है। तो बताओ कितना आएगा इसका आंसर। तो ये आ जाएगा 3t² - 4t, 3t² - 4t और -3। तो यही आपका क्या है वेलोसिटी है।
अब उसने वेलोसिटी निकालने को कहा है, बट कब निकालने को कहा है उसने? 2 सेकंड पर। तो फटाफट से आप इसमें 2 रख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? तो वेलोसिटी आपको निकालनी तो है, बट आपको t = 2 पर निकालनी है। तो बताओ कितना आएगा? 12 - 8 और -3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक लिखा है। अब ये यूनिट के साथ आप लिखना, तो अभी यूनिट गिवन तो नहीं है, बट आपका टाइम जो है सेकंड्स में था, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर? यूनिट पर सेकंड। तो हो सकता है किलोमीटर में हो, ये जो डिस्टेंस है हो सकता है किलोमीटर में हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? किलोमीटर पर सेकंड। हो सकता है मीटर में हो, तो मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? यूनिट पर सेकंड। जो भी यूनिट रही होगी डिस्टेंस की, वो वाली यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए पार्ट। तो ए पार्ट आ जाएगा। अब क्या करो, इसी प्रोसेस को यूज करो आप, और मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली रख रहा हूँ, सेम से हैं। आपका काम है बस उसके ऊपर काम करना। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है मुझे बताओ? एक्सेलरेशन dv/dt। तो अगर हम s के रिस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन की बात करेंगे, s के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डबल डेरिवेटिव ऑफ s है ना। तो दोनों क्वेश्चंस आप कर दो, फिर मैं इसको समझाऊंगा। तो करो जरा जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है? ठीक है, फर्स्ट वाले का कितना आया? ठीक है, तो चेक करें। अब पार्टिकल मूव्स इन दिस वे, और फिर कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t is 3। देखो एक्सेलरेशन जो होता है वो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होता है। तो आंसर कितना आएगा फटाफट से बताओ? तो आंसर आपको डबल डेरिवेटिव करना है। तो पहले फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 6 3 = 18 t², और फिर उसके बाद आ जाएगा 8t + 6। आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ आंसर? 36t + 8 ओनली। आपको इसमें कितना प्लेस करना है? डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है एट t = 3। एट t = 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 6 3 = 18, 3 3 = 9 और एक 10 और +8, तो कितना आंसर आ जाएगा? 116। और इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है कितनी? ये होता है यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी यूनिट रही होगी उसके बारे में बात चल रही है, तो यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर होती है एक्सेलरेशन की यूनिट। करें अगला फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है? ए पार्ट। ठीक है, तो करते हैं ट्राई। अब पार्टिकल डी आ रहा है, चेक करते हैं। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस, उसने कहा अलोंग अ लाइन बाय दिस, हालांकि लाइन गलत लिख दिया उसने, मतलब जो भी उसका पॉइंट है कि पार्टिकल इसके अलोंग मूव कर रहा है। और फिर उसने कहा है देन द टाइम एट व्हिच द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। देखो अगर पार्टिकल रेस्ट पर आ जा रहा है तो वेलोसिटी क्या रहा होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अगर हम इसको मान रहे हैं ds/dt की वैल्यू कितनी होगी? तो वेलोसिटी जो होगी उस टाइम पर वेलोसिटी 0 रही होगी। तो अगर वेलोसिटी 0 है तो बताओ क्या होगा यहाँ से आंसर? तो आपके पास आ जाएगा 24t - 3t², दिस इज 0। आप t कॉमन ले लो तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 - 3t इज 0। तो t की वैल्यू एक तो 0 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। टाइम देखो, अगर वो कह रहा है कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो टाइम तो 0 नहीं रहा होगा, टाइम इंक्रीज हुआ होगा। फिर एक टाइम आया जब वो रेस्ट पर आ गया, तो टाइम फिर कितना रहा होगा यहाँ से दूसरे से बताओ? 8। तो टाइम की वैल्यू 8 आ जाएगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है? डी पार्ट। ठीक है, अब इसको करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, और फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। तो ऐसे ही है इसमें क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी आप चेक करना, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जितने वैरायटीज़ हो सकती है मैं भी करा दूंगा आपको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
करो जरा। तो रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीजिंग। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये रेट किस चीज का है तो आप क्या जवाब दोगे? dr/dt लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? dr/dt। तो देखना इधर, dr/dt आपको दिया हुआ है कितना? 0.01 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये dr/dt की वैल्यू है। अच्छा आगे बताओ, when the radius is 12 then the rate at which the area is increasing। देखो अगर रेडियस इंक्रीज कर रहा है कहीं ना कहीं जाके एरिया तो बढ़ेगा इस सर्कल का। तो एक प्लेट है सर्कुलर जिसका रेडियस चेंज हो रहा है, मान लो रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया सर्कल का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो सर्कुलर प्लेट है। तो पहले आप क्या करोगे? एरिया को लिखोगे। एरिया होता क्या है? तो बताओ एरिया क्या होता है? तो आपने कहना है पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो आप देखो ऑप्शंस में सब में टाइम के रिस्पेक्ट में बात चल रही है कि आपको बताना है कि एरिया में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। तो आप बताओ क्या करोगे? आप डिफरेंशिएट। आपका dA/dt क्या डिनोट करेगा? dA/dt ये चीज डिनोट करेगा कि चेंज कितना हो रहा है एरिया में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जवाब दो, फिर कितना आंसर आएगा? तो आप जब देखो इधर पाई तो कांस्टेंट है, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना? 2r, लेकिन r के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो 2r तो आपने x समझ के डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपको r का डेरिवेटिव यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेसिकली dA/dt की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? तो आप बताओ 2 पाई r की वैल्यू कितनी यहाँ से देख के बताओ मुझे? 12। और dr/dt, तो dr/dt बताओ कितना हो जाएगा? dr/dt 0.01। सही लिखा है ये। तो अब ये उसने यहाँ पर r प्लेस करने को कहा है कि जिस टाइम पर रेडियस, देखो रेडियस बढ़ रहा है तो वो रेडियस बढ़े जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रेडियस बढ़े जा रहा है। तो वो कह रहा है एक ऐसे टाइम पर वो एरिया की बात कर रहा है जब रेडियस 12 बन चुका है। तो रेडियस अगर 12 है तो रेट तो चेंज नहीं होगा, तो dr/dt की जगह तो यही लिखेंगे। तो आंसर कितना आएगा बताओ? 0.24 पाई 24 पाई और फिर स्क्वायर। देखो स्क्वायर सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि उसने सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था, है ना। एरिया क्या होता है? एरिया की अगर आप यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी। एरिया की यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसका आपने क्या किया है? आपने टाइम के रिस्पेक्ट में काम किया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन करो जरा। अगला ठीक है, ठीक 4 बजे आप ज्वाइन कर लेना लिंक से, और 4 बजे हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पेपर का डिस्कशन कर लेंगे। मैं क्वेश्चन पे, अगर आपके पास नहीं भी है क्वेश्चन पेपर कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन शो कर दूंगा, आप पूछ लेना उसमें जो आपको लगा था उस टाइम पे नहीं हुआ सॉल्व। हाँ हाइब्रिड है क्लास, हाइब्रिड रहेगी। किसी कोई ऑफलाइन आएगा तो मैं देख लूंगा, कोई रूम खाली होगा उसमें बैठा दूंगा। हाँ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी, चेक सेकंड आ रहा है। तो चेक करते हैं। फिर देखो इधर क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात चल रही है। तो देखना इधर बोर्ड पर, सुनना मेरी बात को। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेट की बात चल रही है, हालांकि कुछ गिवन नहीं है बट टाइम के रिस्पेक्ट में ही रेट रहता है जनरली। तो आपका dv/dt जो है वो आपको कैलकुलेट करने की बात चल रही है। तो ये 3 देखो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3r स्क्वायर, और फिर dr/dt लिखना पड़ेगा क्योंकि r के डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब उसने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। तो वो कहना चाह रहा है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है। अगर ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम है तो ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब वो पूछ रहा है कि रेडियस कितना था। फिर तो जब आप यहाँ पर लिखोगे तो 1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1/4 पाई। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 रूट पाई। तो ये आ गया आपके पास रेडियस। तो यही सेम क्वेश्चंस आप चेक करना, एनसीईआरटी में भी यही सेम है क्वेश्चंस, आप देखना आज घर जाके। ठीक लिखा है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं।
करो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये क्या लिखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, वो सेंटीमीटर क्यूब अलग है, पर सेकंड अलग है, वो ऊपर ही लिख दिया उसने गलती से, यहाँ है पर सेकंड है, वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। करो जल्दी से, मैं कराता हूं इसको एक बार को, ठीक है, इसको मैं करा रहा हूं, देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर। देखो इधर, देखना इधर, वाटर इज बीइंग फिल्ड एट द रेट ऑफ दिस। तो अगर आप वाटर फिलिंग का रेट देखोगे, देखना सब लोग बोर्ड पर, सबको बोर्ड पर देखना है। वाटर फिलिंग का जो रेट है, अब वो रेट उसने दिया हुआ है कि वाटर फिलिंग का जो रेट है वो है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप देखो क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब। तो बेसिकली ये वाटर फिलिंग नहीं है, ये वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है कि वॉल्यूम का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, ये गिवन है। अब उसने आगे क्या कहा, इन अ राइट सर्कुलर कोनिकल वेसल। तो कोनिकल वेसल है, लेटेस्ट से ये आपके पास एक वेसल है जिसके अंदर जाकर हम क्या भर रहे हैं, हम वाटर फिल कर रहे हैं। अब इस उसमें क्या लिखा हुआ है, वर्टेक्स डाउनवर्ड का मतलब है ये वाला वर्टेक्स डाउनवर्ड है, वर्टेक्स इसको कहते हैं, ये डाउनवर्ड है की। तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ऑफ हाइट 35, तो इसने कह रखा है आपसे, देखो इधर हाइट जो है वो उसने 35 कह रखी है आपसे, ध्यान से सुनना। हाइट तो 35 है बट रेडियस कितना है बताओ, 7 रेडियस ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब कह रहा है बस इतना लिख दिया। फिर उसने कहा व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इज 10 सेंटीमीटर। तो देखो जब पानी भर रहा होगा तो कभी ना कभी पानी यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो लेटेस्ट से ये जो हाइट है वो कह रहा है कि जिस समय हाइट 10 थी, जिस समय हाइट 10 थी, 10 सेंटीमीटर हाइट है, तो कहना चाह रहा है वो आपसे कि 10 सेंटीमीटर द रेट इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड किसका रेट होता है, एरिया का, एरिया की बात चल रही है। एट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो देखो जब पानी इसमें भर रहा है तो जो इसका सरफेस एरिया जो वेट हो रहा है, जो देखो सारा मान लो सूखा हुआ था, पहले पानी भरना स्टार्ट हुआ तो ये वाला वेट हो गया, इतना एरिया वेट है। तो ये एरिया कौन सा वाला है आप बता सकते हो, जो गीला हो रहा है। अगर आप कोन की बात करोगे, क्या वो टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल का मतलब होता है ढक्कन भी है, ढक्कन थोड़ी है उसके ऊपर कोई, है ना, कैप नहीं है कोई। तो गीला जो हो रहा है पोर्शन, जो वेट हो रहा है पोर्शन, वो कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ। तो मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का। कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर, और क्या होता है, क्या होता है, एल, पाई आर एल। और अगर मैं आपसे कहूं टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो आप क्या कहोगे, पाई आर एल, एल प्लस आर, ऐसा आता है क्या, यही होता है ना, पाई आर एल, एल प्लस आर। मतलब ये सिंपल है, आप ऐसे सोच लो। मेरे हिसाब से गलत हमने लिखा है, देखना इधर, पाई आर एल तो कर्व सरफेस एरिया है, आपको इसमें क्या ऐड करना है, पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, जो टॉप कैप होती है ना, कैप को इंक्लूड करना है। तो आंसर कितना आएगा, पाई आर, और फिर क्या आएगा, एल प्लस आर। तो एल नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा बताओ, पाई आर एल प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक लिखा है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर दो जो टॉप में है, तो आंसर आ जाता है। अच्छा अब इसके बाद ये हमारे पास है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया की कोई बात ही नहीं कर रहा फिलहाल, वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब देखो वेट जो सरफेस है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा। तो अगर हम रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो डबल वेरिएबल आ गए। अब आपको क्या करना होगा, डबल वेरिएबल है तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट भी तो इंक्रीज हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशन क्रिएट करना होगा, रिलेशन क्रिएट करना होगा स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर में। तो अगर आप देखो कोन के अंदर क्या खासियत है, जब भी कोन फिक्स्ड है, कोन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एंगल फिक्स्ड होता है। इसको कहा जाता है मैथमेटिक्स में सेमी वर्टिकल एंगल। ये वाला एंगल देखो, कोन तो फिक्स है, कोन थोड़ी चेंज हो रहा, कोन फिक्स है तो ये एंगल कभी चेंज नहीं होगा, सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा। तो सेमी वर्टिकल एंगल अगर कांस्टेंट है तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि टेन थीटा कितना है, तो आपका जवाब क्या होगा, तो टेन थीटा कितना है भाई, तो आप कहोगे कि जिस पर्टिकुलर टाइम की मैं बात कर रहा हूं उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, जैसे मैं यहां पर अगर बात करूं, लेटेस्ट से सुनना मेरी बात को,
एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लेते हैं कि किसी टाइम पर रेडियस r था और हाइट थी h, ठीक है। हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेडियस r था और हाइट थी h, उस टाइम पर tan थीटा आप कितना लिखोगे, r बाई एच। बट tan थीटा इज अ कांस्टेंट नंबर, तो r बाई एच कांस्टेंट है, इस बात का मतलब ये है थीटा इज अ कांस्टेंट नंबर, तो tan थीटा वेरिएबल नहीं आ सकता। तो आप देखो ये बड़े वाले ट्रायंगल से आप निकाल लोगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल से बताओ कितना आएगा, r बाई एच, r बाई एच आएगा 7/35। तो मेरा पॉइंट क्या है, आपसे ध्यान से सुनना। देखो जब पानी बढ़ रहा होगा, जैसे पानी आप फिल कर रहे हो ऊपर से, तो कहीं ना कहीं क्या है, रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर लेटेस्ट से 2 रेडियस था, यहाँ रेडियस 3 आ गया, यहाँ रेडियस 4 आ गया, यहाँ रेडियस 5 आ गया, 6 आ गया, और फिर रेडियस क्या बन गया, 7। तो कहीं ना कहीं रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, और सिमिलरली हाइट भी इंक्रीज कर रही है। जैसे हाइट यहाँ पर 10 है, यहाँ हो सकता है 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, ऐसे करते करते हाइट कितनी होगी टोटल, 35। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक्चुअली में क्या कांस्टेंट है, तो रेडियस भी चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रहा है, और चेंज कांस्टेंट कौन है, इनका रेशियो कांस्टेंट है। r बाई एच चेंज नहीं हो रहा, r बाई एच हमेशा ही सेम आएगा, क्योंकि r बाई एच क्या है, tan थीटा है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट। तो r बाई एच का जो रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। समझ आ गई सबको मेरी बात? रेडियस इज चेंजिंग, रेडियस क्यों चेंज हो रहा है, पानी जब भरना स्टार्ट होगा उस टाइम पर बहुत कम रेडियस होगा, बहुत कम हाइट होगी, तो पानी बढ़ता गया तो रेडियस भी बढ़ा, हाइट भी बढ़ा, ऐसे करते 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 वो बढ़ता जाएगा। तो पॉइंट ये है कि रेडियस भी चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है, दोनों चीजें वेरिएबल है, बट कांस्टेंट उनका रेशियो, तो रेशियो कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमने ये देखा कि ये तो 1/5 आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 5r लिखते हैं क्या h की वैल्यू, तो h और r में एक रिलेशन पता चल गया कि ये है। अब आप पहले इस पर आओ, तो उसको क्या चाहिए, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो उसको ये चाहिए कि वेट कोनिकल सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो लेटेस्ट से इसको हमने क्या माना, इसको s नाम दिया लेटेस्ट से, तो आपको ds बाई डी टी निकालना है। तो जब आप ds बाई डी टी निकालने चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि r भी वेरिएबल है, l भी वेरिएबल, स्लैंट हाइट भी चेंज हो रही है। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। अगर ये मान लो l है आपका, तो r, h और l में क्या रिलेशन आएगा, तो जब आप पाइथागोरस लेटेस्ट से ये आपने इसको h माना, इसको r माना, तो ये आपका क्या है, l है। तो मुझे बताओ क्या रिलेशन आएगा, अंडर रूट में आएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। फिर आपने क्या कहा, आपने कहा यार h की वैल्यू भी हमारे पास है, h कितना है बताओ, 5 टाइम्स ऑफ r है, तो आपने यहाँ पर रख दिया। तो जैसे आप इसको रखोगे तो कितना आएगा बताओ, पाई r, फिर आएगा 26 लिख दे, तो 26 r लिख दे, ऐसे r स्क्वायर आएगा इन साइड में, आप रूट से बाहर लाना, r स्क्वायर r आ जाएगा यहाँ पर, तो r की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। तो हमने r यहाँ से हटा दिया और यहाँ लिख दिया इतना। अब आप डिफरेंशिएट कर लो, अब आपके लिए डिफरेंशिएशन करना मुश्किल काम नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले l की वैल्यू लिखी, फिर हमने h की वैल्यू लिखी, ताकि वेरिएबल एटलीस्ट एक आए। अब आपको करने को क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएशन, तो ऑब्जेक्टिव था डिफरेंशिएट करना, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 पाई रूट 26 r आएगा, और फिर क्या आएगा यहाँ पर बताओ, dr बाई डी टी भी आएगा। ठीक लिखा है ये, अब ध्यान से सुनते रहना। अब dr बाई डी टी जो है वो कितना है उस बारे में बात करते हैं। तो वो तो पता ही नहीं है कि dr बाई डी टी कितना है, तो जब तक आप dr बाई डी टी यहाँ फिल नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। dr बाई डी टी कौन बताएगा, कहाँ से आएगा, वॉल्यूम से। तो जो वॉल्यूम वाला पोर्शन है उससे dr बाई डी टी आएगा। तो वॉल्यूम बताएंगे फटाफट से। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम कोन का। अगर वॉल्यूम ये है तो ध्यान से सुनना जरा आप मेरी बात को। हम अब फर्स्ट इक्वेशन पर आएंगे, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखना हमें क्या जरूरत है, हमें निकालना ds बाई डी टी है। ds बाई डी टी में सब कुछ पता है, इवन r भी पता है। देखो उसने कहा है when the height is 10, r नहीं पता है बट r निकल आएगा। देखो अगर हाइट 10 है तो r क्या होगा, अगर हाइट 10 है तो r क्या होगा, यहाँ से 2। तो हाइट अगर 10 है तो r 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर r रख दोगे। अननोन बस आपके लिए है dr बाई डी टी, ये निकालना है आपको, तो यहाँ से निकलेगा ये। तो वॉल्यूम का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, आपको पहले से h की वैल्यू प्लेस करके देनी होगी। h की वैल्यू यहाँ पर रखो जरा, यहाँ से उठाकर h की वैल्यू रखो, कितना आएगा, 5 पाई बाई 3 r क्यूब। और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा,
5 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी आएगा क्या, है ना। तो मैंने क्या करा, देखो h की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, यहाँ से 5r, तो जब 5r यहाँ गया तो ये बन गया 5r क्यूब, और डिफरेंशिएशन करने पे 3 बाहर आएगा, तो 5 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी लिख दें क्या, ठीक लिखा है। तो ये आ गया आपका डी आर बाई, सही लिखा है ना तक। अब मुझे बताओ डी आर बाई डी टी कितना आएगा, r की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल दी थी, व्हेन हाइट इज 10 r is 2, r2 यहाँ रखो और यहाँ से निकाल दो वैल्यू डी आर बाई डी टी की, तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ। तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट 26 r is 2 डी आर बाई डी टी कितना, तो आप यहाँ से इसको नीचे भेजोगे तो 1/5 पाई, और r स्क्वायर की जगह कितना आएगा फिर फाइनली बताओ, r की जगह 2 तो 4, तो दैट मीन्स आंसर कितना आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो गए, तो पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा अब। तो आंसर आ जाएगा रूट 26 डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी पार्ट। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ लो, क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया जगह नहीं थी। देखो मैं क्या कह रहा था, देखो निकालना क्या है पहले उस पर कंसंट्रेशन करते हैं। तो ये जो है ये चीज निकालनी थी, क्योंकि आपको निकालना था कि वेट सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, वेट सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, ये निकालना ये था। तो हमने जब इसको निकाला तो हमें पता चला dr बाई डी टी की नीड है। तो dr बाई डी टी कैसे मिलेगा, इस वॉल्यूम वाली इंफॉर्मेशन से। तो हमने कहा वॉल्यूम जो होता है पाई बाई 3 r स्क्वायर h होता है। अब h क्या है, तो यहाँ से ये उठाकर यहाँ रखा, तो कितना आया बताओ h, तो यहाँ पर बन गया 5 पाई बाई 3 r क्यूब, 5 पाई बाई 3 r क्यूब। जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे यही आएगा 5 पाई r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। वॉल्यूम का डेरिवेटिव करना था ना, तो वॉल्यूम में h वेरिएबल था, h को यहाँ से यहाँ रखा, तो ये बना 5 पाई बाई 3 r क्यूब, 5 पाई बाई 3 r क्यूब का डिफरेंशिएशन यही होगा, और फिर वहाँ से डी आर बाई डी टी आ गया। देखो उसने क्या लिखा था, उसने कहा था व्हेन द हाइट इज 10 सेंटीमीटर द रेट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया, द रेट एट विच द वेट कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इंक्रीजेस। तो हाइट गिवन थी, हमने कहा अगर हाइट गिवन है तो रेडियस भी गिवन है, फिर रेडियस 2 आ जाएगी, ठीक लिखा है, ठीक है। अब करते हैं आगे। हटा दे, ठीक है हटा दूं, ठीक है। सर नीचे हमने 5 पाई r स्क्वायर को 5 पाई into 4 कैसे होगा, 5 पाई आर स्क्वायर को ये इसके बाद क्या किया, ये पूछ रहे हो, इसके बाद पूछ रहे हो ना, नीचे सर नीचे ये तुमने r की वैल्यू रखी 2 और तुमने dr बाई डी टी की वैल्यू ये रखी, देखो dr बाई डी टी की यहाँ से वैल्यू निकाली, देखो dr बाई डी टी की यहाँ से वैल्यू निकालो कितनी आएगी 1/5 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में भेज दो, तो ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में भेज दोगे dr बाई डी टी आ जाएगा, dr बाई डी टी यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है, समझ के बात को, आएगा अभी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाएगा, ठीक है, हटा दो इसको। अब देखना एक बार, नेक्स्ट कर लेते हैं, आ जाएगा अभी समझ में। आर डी शर्मा का कर लेते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न हो रही शायद तुम लोगों को ना। तो देखना इधर ध्यान से,
क्या 13 है इसी के जैसा है? मैं समझा नहीं बात को, क्या करें? अलग था ना वो। हाँ तो उस तभी तो उसको नहीं कर रहे। ये वाला कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं, ये सही है ना? हाँ ये वाला भी कर लेते हैं, तीनों सेम है तो। ठीक है, अब देखो एक बार इनको कर लेते हैं तो फिर वो बात बराबर हो जाएगी, है ना? बंद करना है। ठीक है, ये वाला ट्राई करेंगे सब लोग। तो टाइम है लगभग 5 मिनट तक का टाइम है। 5 मिनट में आपको ये करना है पूरा, ठीक है? 5 मिनट तक अपना दिमाग लगाना, डिस्कशन मत करना कि क्या गिवन है। रीड कर लो, इंग्लिश है, सबको आती है, तो आप रीड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है एग्जैक्टली। आप रीड करो बस, तो करेंगे जल्दी से। कोशिश करो सो जाना है, ये ना सो गए तो आपको कितने खाते हैं मेरा भी आपका इनका तो करना है, पढ़ना भी जरा नहीं खाते सोते फिर मैं चाहे मैंने सुनने सब कुछ सुनता है फिर भी वाटर
कहा कि यार सेमी वर्टिकल एंगल केड़ा अच्छा हो मेरा भाई कौन दा बाबू रहेगा कौन बना के हो गया। सेमी वर्टिकल एंगल समझ गए ना, जो मैं एंगल पॉइंट आउट कर रहा था वही सेमी वर्टिकल एंगल है। आंसर आ गया √2/4π। चेक करते हैं। हाँ हाँ यहाँ से ऊपर। हाँ फिर उसको सर्कल कौन बनेगा क्या कह रहे हो? सर्कल उसको सर्कल का एरिया चाहिए या राउंड का एरिया चाहिए? नहीं, जैसे सरफेस एरिया देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म। देखो उसने कहा है वाटर इज ड्रिपिंग, सुनना मेरी बात को, क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। तो जो कोनिकल फनल होता है वो ऐसे करके होता है ना थोड़ा सा, तो ये वाला शेप हटा देते हैं, ये वाला नहीं गिन रहा वो उसको, वो सिर्फ ऐसे गिन रहा है कि यही है बस फनल ऐसे करके। तो ऐसे करके कौन है, अब ये कौन है, अब उसने कहा कि ये फनल से गिर रहा है पानी, हाँ वाटर, ये पानी गिर रहा है एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस, तो इन इट्स सरफेस एरिया। तो बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है। जैसे मान लो पहले तक पानी क्या है, यहाँ तक भरा हुआ था, अब 1 सेकंड बाद पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये किस चीज़ का डिक्रीज का रेट है, सरफेस एरिया, जो वेट सरफेस है ना, वेट सरफेस एरिया के डिक्रीज का रेट है ये, कि थोड़ी देर बाद यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जो सरफेस एरिया बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वेट सरफेस एरिया है जो डिक्रीज हो रहा है। पहले यहाँ तक था, पहले ज़्यादा था मतलब, फिर उसके बाद वो कम हो गया और कम हो गया, ऐसे करके है। तो वो ये जो पहला वाला रेट है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है ds/dt। S डिनोट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, देन ये गिवन है, ठीक है। और किसी से हुआ, कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 √2π, ठीक है। चेक करते हैं फिर। अब देखो इधर ध्यान से देखेंगे सब बच्चे बोर्ड पर, आपके पास एक कोन है और इस कोन में से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। तो पानी गिरते हुए हो क्या रहा है कि जो वेट सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है। तो जैसे पानी मान लो पहले टॉप तक था, 1 सेकंड बाद देखा यहां तक पानी आ गया, तो वेट सरफेस एरिया जो है ना वो चेंज हो रहा है और उसका रेट ये दिया हुआ है। अब आपको एक और चीज दिया हुआ है कि जो स्लैंट हाइट है, सॉरी स्लैंट हाइट नहीं, सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल π/4 है। अगर ये π/4 है सेमी वर्टिकल एंगल, तो लेट अस से किसी इंस्टेंट पर, सुनेंगे मेरी बात को, किसी इंस्टेंट पर रेडियस था r और हाइट थी h। तो मुझे आप बताओ 10 π/4 किस चीज के इक्वल होगा, फिर ये होगा r/h, परपेंडिकुलर बाय बेस। और फिर यहां से क्या पता चल जाएगा आपको कि r और h में क्या रिलेशन है, r एंड h आर सेम। अब जो सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है, तो आप कहोगे सरफेस एरिया तो यार πrl होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये πrl है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। L की वैल्यू कितनी होती है बताओ, L होता है, अगर आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम का, L इज द स्लैंट हाइट। तो अगर L स्लैंट हाइट है तो बताओ क्या होगा, फिर यहां पर आ जाएगा h² + r²। तो लिख दूं मैं यहां पर अंडर रूट में डायरेक्टली, L की वैल्यू h² + r² है, क्योंकि ये रेडियस है, ये हाइट है और ये आपका स्लैंट हाइट है। तो पर पाइथागोरस लगाएंगे तो h² + r² रहेगा, r और h सेम है। तो यहां पर कितना आंसर आ जाएगा बताओ, यहां पर आंसर आ जाएगा आपका πr√2 आएगा ना अंदर, यहां पर आएगा 2r²। 2r² का जो है √2r बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, √2r r² आ जाएगा, यहां तक आएगा आंसर। अब आप डिफरेंशिएट कर दो, जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो √2π × 2 और फिर आएगा r, फिर आएगा dr/dt।
हाइट का डिक्रीज चाहिए तो हम सब कुछ लेंथ में ना वो करते हैं। Yes, sir. वो तो एट द एंड भी देख लेंगे, वो तो एट द एंड देख लेंगे, कोई नहीं। अभी जिससे मैंने कराया था मैं उसी से एक बार करा देता हूँ। तो देखो इधर, तो हमने क्या किया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो 2r और dr/dt आ गया। अब यहाँ से अब उसने आगे की बात कही है, तो आगे देखते हैं। When the slant height is 4 सेंटीमीटर, अब आप देखो स्लैंट हाइट अगर सुनना मेरी बात को, L इज इक्वल टू कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो देखना बोर्ड पर सब लोग, L जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि स्लैंट हाइट इज 4, तो इस बात का मतलब है रेडियस क्या रहा होगा बताओ वहां पर, एच और आर तो इक्वल है, तो दैट मीन्स यहां से बताओ रेडियस क्या रहा होगा फाइनली, तो 4 इज इक्वल टू √2r ऐसा रहा होगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 2√2 लिख दें क्या, तो रेडियस इज 2√2। तो मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, when the slant height is 4, इस बात का मतलब है when the radius is 2√2, when the radius is 2√2। अब वो कह रहा है कि when the slant height is 4, that means when the radius is 2√2, find the rate of decrease of the slant height। तो slant height के डिक्रीज का रेट मांग रहा है वो। स्लैंट हाइट आप बताओ है क्या आपके पास, तो स्लैंट हाइट है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा बताओ, 2r स्क्वायर। सही लिखा है ये, h की जगह आपने r स्क्वायर प्लेस कर दिया, 2r स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट है क्या, √2r, ये है स्लैंट हाइट। आपको इसका रेट पूछ रहा है dl/dt, तो बताओ क्या करोगे फिर आप, √2dr/dt लिख दोगे। अब आप dr/dt की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो dr/dt की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे तो dr/dt कितना आ रहा है बताओ, dr/dt की वैल्यू आ रही है 2 से 2 कट गया तो 1/√2 पाई r लिख दें क्या, ये आंसर dr/dt आ जाएगा। अब dr/dt ये आ गया, इसको उठाकर बस हम यहां रख रहे हैं, तो कितना आएगा आंसर, √2, तो यहां आ जाएगा √2 पाई, और तुमने कहा है कि r कितना है, रेडियस 2√2 है रेडियस, तो रेडियस अगर 2√2 है, √2 से √2 कट गया तो 1/2√2 पाई, यही आ रहा है ना आंसर। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा। फिर समझ आ गया सबको, कुछ और आंसर का शायद करना पड़ेगा। यही है वो। 4 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, 4 को लिख सकते हो 2 × 2, और 2 × 2 लिख दोगे तो √2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 2√2 पाई लिखा है। ये कितना लिखा है, 1/2√2 पाई लिखा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज है, स्लैंट हाइट डिक्रीज हो रही होगी तो आंसर में अगर नेगेटिव भी लिखा होगा तो आप नेगेटिव मान के चलना। देखो क्या हो रहा है ना, जब हम रेट की बात करते हैं तो कभी कभार इंक्रीज की बात कर रहे होते हैं, कभी कभार डिक्रीज की। अब यहाँ तो आपको पता है पानी गिर रहा है, पानी बाहर निकल रहा है उस फनल में से, तो स्लैंट हाइट कम होगी। अगर स्लैंट हाइट कम हो रही है तो जो स्लैंट हाइट का रेट है, अगर किसी ऑप्शन में नेगेटिव लिखा होगा तो आप नेगेटिव पर टिक कर देना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना एक तरीके से। अगर इंक्रीज हो रही होती तो पॉजिटिव पर टिक होता, फिर अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो आप इसको माइनस लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है आपने। अब तो ये वाला क्वेश्चन करना जरा। सिलेंड्रिकल नहीं लिखा हुआ इसमें, कौन लिखा हुआ सारी जगह। करो जल्दी से, आंसर चाहिए मुझे अभी।
पाइप की तरह सिलेंडर क्या लिखा हुआ है? सिलेंड्रिकल है सर। कहाँ पर लिखा है? लिखा नहीं सर, पर नीचे सैंड गिर रहा है उसको उसका कौन बन रहा है जो नीचे से निकल ठीक है, पाइप सिलेंड्रिकल है। जैसे क्या हो रहा है, एक पाइप है जिसमें से सैंड आ रही है, तो पाइप को सिलेंडर मानना, और जो नीचे सैंड गिर रही है उसको क्या मानना? कोन। जैसे किसी पाइप से जब आप क्या सैंड गिराओगे तो नीचे कोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो पाइप में से सैंड आ रही है, जब वो नीचे लाइट मतलब जब जैसे जैसे गिरते जाएगी तो नीचे कोन टाइप बनता जाएगा स्ट्रक्चर। ऐसा हो रहा है। कितना आ रहा है? 1/12 पाई डिवाइड में पाई। ठीक है, 1/12 पाई। एक का आंसर आ गया भाई, दूसरा कर, बाकी बच्चे करेंगे। ठीक है, तो करेंगे अब। सर राइट ही बन क्या है? राइट ही बन हाँ, राइट सर्कुलर, वो तो अजम्पशन लेना पड़ेगा, फिर तो मैथ्स लगेगी नहीं उसमें ना। राइट सर्कुलर कोन मानना पड़ेगा। और किसी का आंसर आया? 9/16 पाई। और 9/4 आपका। और कोई करता? 1/48 पाई। तो चेक करते हैं फिर अब। ठीक है, तो देखना इधर, अब आगे बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो देखना इधर क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अ सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप। तो कोई पाइप है जिसमें से सैंड निकल रही है। तो ध्यान से देखना, ये मान देखो, पाइप जनरली सिलिंड्रिकली होते हैं, तो एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इस सिलिंड्रिकल पाइप में से सैंड गिर रही है। तो जब वो सैंड गिर रही है तो जो लैंड है, लैंड के ऊपर जब वो एक्यूमुलेट होगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बताओ? तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा कोनिकल। तो कोनिकल स्ट्रक्चर वो बनेगा। मान लेते हैं कि राइट सर्कुलर कोन ही वो बन रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर वो आपसे यहां पर बात कर रहा है आपसे, तो वो ये कह रहा है हाइट जो है 1/6 है रेडियस के, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये गिवन है। अब उसने क्या कहा कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट दिस रेट। तो ये किस चीज का रेट है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन कहां से आ रहा है वॉल्यूम? पाइप में से। तो पाइप में से सैंड आ रही है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। अब इसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको जब आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे, जब आप इसमें डिफरेंशिएट वगैरह करोगे, तो यहां पर r और h जो ये लिखा हुआ है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट दिस रेट, तो ये वॉल्यूम देखो, एक्चुअली मेरी बात को सुनना, एक्चुअली हमें इसको वो लेने की जरूरत नहीं है सिलेंडर का। जैसे आप ऐसे सोच के चलो कि जो ये कोन बन रहा है, सैंड चाहे किसी में से भी आ रही हो, जब वो सैंड आके यहां गिर रही है तो वॉल्यूम जो बन रहा है वो किसका वॉल्यूम बन रहा है? कोन का बन रहा है ना। तो जिस रेट से सैंड गिरेगी तो चेंज किसका वॉल्यूम हो रहा है? इसका वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो रहा है। वॉल्यूम किसका चेंज हो रहा है? जो कोन बनने में लगा हुआ है। अगर तेजी से सैंड आएगा तो जल्दी जल्दी से बड़ा सा कोन बन जाएगा, बड़ा वॉल्यूम आएगा कोन का। तो वो जो वॉल्यूम है वो आपको कोन का लेना होगा। फिर समझ आ गई मेरी बात? मेरा कहना क्या है कि यहां से सैंड गिरे जा रही है, देखो यहां से तो कॉन्स्टेंटली गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। अब यहाँ पर जो कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। जितनी देर तक ये चलता जाएगा बड़ा सा कोन बन जाएगा, काफी बड़ा कोन बन जाएगा। फिर तो जो वॉल्यूम है वो किसका आपको लेना होगा? फिर सिलेंडर का नहीं लेना, किसका लेना है? कोन का, क्योंकि चेंज कोन का वॉल्यूम हो रहा है। तो वॉल्यूम जिस रेट से कोन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो है 12 सेंटी। तो dV/dt आपको गिवन है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है कोन का वो तो क्या होता है? 1/3 πr² होता है। तो π/3 r²h इज द वॉल्यूम। अब आप इसे सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो r की वैल्यू यहां पर रख सकते हैं या फिर h की, आपकी चॉइस है, जो आपको लग रहा है। आपको r रखना है आप r रख दो, आप h रखना चाहते हो h रख दो। h रखोगे यहां पर तो कितना आंसर आएगा बताओ? तो ये बन जाएगा d/dt, तो ये बन जाएगा πr³ आ जाएगा। और यहां पर कितना आएगा? 18 लिख दें क्या? ठीक है, πr³/18 आ जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 12 की वैल्यू कितनी आएगी? π/18 और 3r² और फिर क्या आएगा यहाँ पर? dr/dt, ये आ जाएगा।
सही लिखा मैंने, ये बताओ। अब इसके बाद क्या करना है आपने, dr बाई dt की इसमें से वैल्यू निकाल लेनी है। dr बाई dt जो आएगा वो 3 6 जा होता है 18, तो दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा 12 6 जा कितना होता है 72 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है dr बाई dt का। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या कहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेस व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो हाइट के बारे में वो बात करना चाह रहा है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही होगी। आपने कहा हाइट तो r बाई 6 है, आप मुझे बताओ dh बाई dt निकालने को कह रहा है, तो आप किसको निकाल सकते हो बताओ, dr बाई dt को निकाल सकते हो आप। और dr बाई dt आपके पास पहले से लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, dr बाई dt आपके पास है 72 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये dh बाई dt निकालना है, आपने बहुत सारे डिफरेंशिएट किया तो आपको 1/6 dr बाई dt निकालना होगा। dr बाई dt की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दिया। r कितना है, अब आप देखोगे हाइट कितनी उसने दी 4, अगर हाइट 4 है तो r कितना आ जाएगा 24, आपको यहाँ पर बस 24 रखना होगा। तो दैट मीन्स dh बाई dt कितना आ जाएगा बताओ, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 24 का स्क्वायर आएगा ये। तो फिर तो किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं है शायद। तो ये कितना बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई पाई 12 इंटू 24 इंटू 12 है ना, तो 24 तो एक बचेगा और एक बचेगा 2, एक 2 बचेगा। अच्छा नहीं 48 वाले का करेक्ट है शायद, है ना, 24 इंटू 24 है और 12 2 जा 24, तो 1/48 पाई जिसका था वो करेक्ट है, 1/48 पाई आ रहा है। बोलो कोई गलत हो रहा है तो आप बता दो मुझे, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि किसी और वे से होना चाहिए तो बताओ। सर वॉल्यूम तो फिर वो जो पाइप में सैंड है उसकी तो चेंज होगा ना, नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये जो पाइप है ना, ध्यान से सुनना, ये जो पाइप है ये इसमें से सैंड गिर रही है, लेकिन पाइप जो है उसका शेप कांस्टेंट है। तो जब इसमें कांस्टेंट शेप है तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा ना, इसमें से सैंड आई जा रही है नीचे गिरी जा रही है, तो चेंज किसका वॉल्यूम हो रहा है, इसका कोन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सैंड इन पाइप तो चेंज हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन पाइप चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम गिरे जा रहा है उसमें से बाहर को। तो क्या है, अब ये तो इनफाइनाइट सप्लाई है, अगर हम इसको देखें ये इसकी सप्लाई कहाँ तक है, कितना बैक साइड तक ये है, ऐसा कुछ पता नहीं ना अपने को, उसमें से सैंड गिरे जा रहा है। अब उसने कहा है कि सैंड इस वॉल्यूम से गिर रही है, तो हम अगर देखें तो पाइप का हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे कि कोन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा होगा, और वो उस रेट पर हो रहा होगा जिस रेट से सैंड उसके ऊपर गिर रही है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक लिखा ये H, हाँ जल्द दिया जाएगा फिर, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि H दिया हुआ था, H दिया हुआ था उसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कर लें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाना। सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये तो ऊपर वाला करेंगे जल्दी जल्दी से। हाँ जाओ।
किसी के पास PYQ की बुक है? देना एक बार। किसी का आंसर आ गया? कितना आ रहा है? 1/16 पाई। चेक करें फिर अब। 2 मिनट। ठीक है, तो बोर्ड पर देखना आप। देखेंगे फटाफट से। एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बेस ऑफ रेडियस 5. वाटर इज poured into it at this rate. Find the rate at which the level of the water in the cone is rising. तो लेवल की अगर बात चल रही है तो दैट मींस हाइट की बात चल रही होगी शायद, है ना? लेवल ऑफ वाटर का मतलब है हाइट जो है वाटर की किस रेट से इंक्रीज हो रही है, व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या है? ये वाला शेप ना? ठीक है, इन्वर्टेड कोन का मतलब है ये वाला शेप। और किसी का आंसर आए तो पहले बता दो। 3/8 पाई। आपका 1/16। 3/8। और किसी का 3/16। और कितना? 3/4। तो चेक करते हैं फिर अब। ठीक है, तो देखते हैं। एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट जो है ये 10 सेंटीमीटर की हाइट है। ध्यान से देखते रहना बोर्ड पर। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम डायरेक्टली PYQ पर जाएंगे। एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ बेस ऑफ रेडियस 5. तो बेस जो है 5 रेडियस का है. वाटर इज poured into it at this rate. तो दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है किसका? तो अगर आप जो पानी गिर रहा है उस वो पानी गिरे जा रहा है तो वॉल्यूम जो है पानी का चेंज हो रहा है इन द कोन. अब जो पानी का वॉल्यूम है वो कोनिकल शेप में होगा. जैसे पानी इसमें भर रहा है तो पानी जो इसके अंदर फिलिंग हो रही है पानी की वो कोनिकल शेप ही की तो होगी. वो कोनिकल शेप है पानी का. अगर वो कोनिकल शेप है तो ये dv/dt दिया हुआ है. तो dv/dt कितना दिया हुआ है? देखो dv/dt दिया हुआ है आपको 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ऐसा लिखा हुआ है. अब इसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखना इधर जो dv/dt है वो तुम्हें दिया हुआ है. ध्यान से सुनना सब लोग. dv/dt आपको गिवन है 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. अब आप बताओ dv/dt होगा क्या? तो आप लोग लिखने वाले हो वॉल्यूम ऑफ कोन इज π/3 r स्क्वायर h. ये वॉल्यूम है और ये 3/2 दिया हुआ है. अब इसमें डिफरेंशिएशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम r या h की वैल्यू यहाँ पर प्लेस ना करें कुछ. तो आपको r और h में रिलेशन निकालना होगा. तो आप देखो एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ ऑफ दिस, रेडियस इज दिस. तो अगर आप यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा लोगे तो tan थीटा की दो वैल्यूज निकलेंगी. एक तो वैल्यू ये आएगी कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर रेडियस था r और हाइट कितनी थी h. किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो रेडियस r था, हाइट थी h, तो r/h आएगा जो कि इक्वल आना चाहिए 5/10 के. तो बताओ यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2r, या r की वैल्यू h/2. हाइट के बारे में बात कर रहा है तो सब कुछ हाइट में कन्वर्ट कर देते हैं. तो बताओ r की जगह आप कितना रखोगे? यहाँ पर r की जगह कितना रखोगे? तो आप लोग लिखने वाले हो r की जगह h/2. आपने यहाँ पर h/2 रखना है यहाँ से. तो जैसे आप यहाँ पर h/2 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? h²/4 और फिर आएगा h. तो फाइनल आंसर कितना आएगा इसके डिफरेंशिएशन का? ये बन जाएगा h³
एच क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3h², तो दैट 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई h²/4 इज इक्वल टू 3/2, और यहां पर एक और आएगा dh/dt, क्योंकि आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है तो dh/dt भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, h के रिस्पेक्ट में करते तब मल्टीप्लाई नहीं होता। तो d, अब यहां से dh/dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dh/dt की वैल्यू कितनी आएगी, तो dh/dt इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 2 पाई h²। अब उसने कहा है कि आपका वाटर का लेवल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। तो डेप्थ का मतलब है गहराई जो पानी की है, तो पानी जो जितना गहराई का मतलब है यही हाइट की वैल्यू गिवन है आपको। हाइट अगर 4 है तो कितना आंसर आएगा बताओ, तो dh/dt इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, और h की जगह आपने रखना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो 3/8 पाई, ये आंसर आना चाहिए, 3/8 आना चाहिए। और सेंटीमीटर पर मिनट आप इसको लिख देना, ये डेप्थ चेंज हो रही है सेंटीमीटर पर मिनट, इसमें लिखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, आंसर एक बार इसको लिखो, फिर मैं आपको PYQ दे रहा हूं, ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, तो अब अगले पर चल रहे हैं हम लोग। एक बार लाइट ऑन करना बेटे वाली। ये लिख दिया सबने, ठीक है, ये लिख दिया ना सबने, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है 6th एंड 7th, ये हम लोग करेंगे सॉल्व। अब क्लोज कर दो लाइट। तो जेई मेंस में एक्चुअली एरर वाला पार्ट आता नहीं है, इसीलिए उसको करा नहीं रहे, बट मैं कराऊंगा क्योंकि वो हो सकता है वो पेपर में आ जाए, इसीलिए क्या है कि हम उसको करेंगे एट द एंड। तो 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप पहले करोगे 6th नंबर। ठीक है, तो करो जरा इसको अटेम्प्ट। हाँ आ रहा, ये लिख लिया ना ऊपर वाला, सबने ऊपर वाला लिख लिया, तो इसको अटेम्प्ट करो। चेतन की अटेंडेंस नहीं लगी, अवनी ठाकुर आई है, चेतन प्रभुल तो मैं लगाई, मैं तो देख रही हूँ। तो बताओ, ये तो हो गया ना, Yes, sir. हटा दें इसको। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको सॉल्व। 6th करना है पहले, 7th बाद में। तो ये मतलब वही देखो, इसमें ना अलग अलग कैटेगरी भी है क्वेश्चंस की। जब आप देखोगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन और भी है इसमें पूछा हुआ, हमने अभी किया नहीं है उसको सॉल्व, बट एक बार 6th को पहले कर लेते हैं, जो हमने अभी भी किया उसके जैसा ये क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया दैट मींस लेक्चर का बेनिफिट हुआ है, तो आप इसको करो एक बार। टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल है, 11 3 का क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाना फिर होगा। डिस्कस नहीं करो, सोचो, दिमाग लगाओ।
करो जल्दी जल्दी सोचो। आज शाम को ठीक 4 बजे आपने ज्वाइन करना है और वो उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। बट टाइम खत्म हो गया अब, क्योंकि टाइम बचा नहीं, 5 मिनट है। देख लो आप बोर्ड पर, थोड़ा मुश्किल है, अलग तरीके से उसको सोचना है। मतलब है तो उसी टाइप का, बट सोचना थोड़ा सा अलग है। देखो क्या लिखा है, सुनेंगे सब लोग, सबने बोर्ड पर देखना है। इसको सीख लोगे तो फिर घर जाके आप पीवाईक्यू भी कर सकते हो। दो दिनों का ड्यूरेशन है। देखो आपका एक तो सैटरडे का, एक संडे का है, उसमें आप थोड़ा बहुत पीवाईक्यू कर लेना अटेंडेंस के। द सरफेस एरिया ऑफ अ बलून ऑफ अ स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड। तो मतलब क्या है कि किसी बलून में हवा भरी जा रही है और कह रखा है कि सरफेस एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो बलून जब शेप होता है, इनिशियली जब आप बलून खरीदते हो उसका बहुत छोटा सा शेप होता है, सरफेस एरिया भी बहुत कम होता है। बट जब आप उसमें एयर फिल कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है। तो वही वो कहना चाह रहा है कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ द बलून इज 3 यूनिट एंड आफ्टर 5 सेकेंड, तो ये हो रहा है देखो, जब वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि जीरो शेप से वो बन रहा है, बलून वो पहले से था, स्फीयर वो पहले से था, ऐसा वो कह रहा है। इनिशियली का मतलब है जब टाइम 0 था तो तब वो आपसे कहना चाह रहा है कि उस टाइम पर जो रेडियस था वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो बलून का जो शेप होता है इनिशियली वो स्फेरिकल तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा हवा भर देते हो तब स्फेरिकल बन जाता है। तो वो वही कहना चाह रहा है कि बलून कंप्लीटली, मतलब ऐसा मान लो कि डिफ्लेटेड नहीं है, कि बिल्कुल भी हवा नहीं है, उसमें थोड़ी सी हवा है, उसकी वजह से स्फेरिकल शेप है। टाइम 0 पर रेडियस उस स्फेरिकल शेप का कितना है, 3 है। आफ्टर 5 सेकेंड्स, तो जब टाइम 5 सेकेंड हो गया तो उस टाइम पर रेडियस जो है वो कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया। एंड देन इट्स रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड, तो जब 9 सेकेंड हो जाएंगे तो रेडियस कितना आएगा ये वो जानना चाह रहा है। तो इसकी वैल्यू जानना चाह रहा है वो। समझ आ गई सबको बात? अब मुझे बताओ गिवन क्या है। तो गिवन ये है, ये कांस्टेंट वर्ड गिवन है, यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जनरली तो यहाँ पर आंसर लिखा होता था ना, कुछ यहाँ पर कुछ लिखा होता था कि इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, इस बार कांस्टेंट माना है। कांस्टेंट को क्या लेट कर लेते हैं, के। सरफेस एरिया मुझे बताओ पहले स्फीयर का क्या होता है, 4। इसमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड का कोई मतलब नहीं होता इसमें टोटल सरफेस एरिया ही होता है ये। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 8 पाई आर डी आर, 8 पाई आर डी आर बाई डी टी, यही आएगा। और ये क्वेश्चन ने आपसे कह दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, कांस्टेंट रेट है। तो कितना आंसर आएगा, कुछ के ले लेते हैं, तो के हमने मान लिया। अब मुझे बताओ उसने और क्या गिवन दिया है। उसने वो वाली इंफॉर्मेशन भी गिवन दी है जो वहां पर लिखी है। तो देखो इधर, अगर आप यहां से dr बाई dt की वैल्यू निकालेंगे तो dr बाई dt की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, k बाई 8 पाई आर। ऐसा कर लो, एक काम करो, जैसे dr बाई dt की वैल्यू, चलो यहीं पर देखो, इधर एक बार देखना ध्यान से, 8 पाई आर यहां से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, 8 पाई आर dr इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt लिख सकते हैं क्या हम लोग, है ना। ये जो dt है मैंने इधर भेज दिया, तो ऐसा आ सकता है।
इससे क्या होगा ना, रेडियस और टाइम में एक रिलेशन आ जाएगा। बताओ क्या करना पड़ेगा अगर रेडियस और टाइम में एक रिलेशन चाहता हूं? इंटीग्रेशन। आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। 8 पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, r का इंटीग्रेशन कितना होगा? 8 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इधर कितना आएगा? k टाइम्स ऑफ t, जो k है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? t होता है, अगर हम हमारा वेरिएबल t है। लेकिन इसमें एक और कांस्टेंट ऐड होगा, लेट अस टेक दैट कांस्टेंट टू बी c, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऐड होता ही होता है। अब आपने क्या किया, इसके बाद आपने देखो यहां से 2 से 2 को कट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई फाइनली 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ t प्लस c। अब आप इनिशियल पॉइंट्स यूज करो। आपको दिया गया है कि टाइम अगर 0 है तो रेडियस 3 है, तो बताओ क्या होगा उसका यूज? टाइम को 0 ले लो और रेडियस को ले लो 3, तो 9 4 जा कितना होता है? 36 पाई इज इक्वल टू कितना जाएगा? c की वैल्यू आ जाएगी। टाइम को 0 ले लो इस इक्वेशन में, और r की जगह कितना ले लो? r की जगह ले लो 3, तो 9 4 जा 36 पाई इज इक्वल टू c। सही लिखा है। आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 5,7 लेना है। तो टाइम को ले लो आप कितना? टाइम को आप ले लो 5 एंड रेडियस को आप ले लो 7, तो यहां पर कितना जाएगा? 49 इज इक्वल टू k टाइम्स, आपको टाइम की जगह कितना रखना है यहां पर इस समय? 7 नहीं 5 रखना है। 5 आपको टाइम की जगह रखना है, और c की वैल्यू आपने पहले से निकाल ली, कितनी है वैल्यू? 36 पाई। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ k इंटू 5 इज इक्वल टू कितना जाएगा? 4 पाई इंटू 49 माइनस 36 पाई लिख दें क्या? बताओ ठीक लिखा है? करना जरा इसको कैलकुलेट, k की वैल्यू यहां से फटाफट से 32 आएगा फाइनल आंसर। 32 पाई लिख दें, तो ये मान लो आपने कैलकुलेट कर लिया कि आंसर आ गया। अब आपका एक्चुअल रिलेशन आ गया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 32 पाई t प्लस c की जगह कितना लिखोगे? 36 पाई। अब आपको क्या करना है? आपको कहा यह जा रहा है कि जब टाइम 9, देखो समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? यहां से स्टार्ट करते हैं एक बार दोबारा से। हमने dt को इधर भेजा, क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता था रेडियस एंड टाइम में एक रिलेशन आ सके। बोथ साइड इंटीग्रेशन करा, r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन kt, और एक कांस्टेंट आपने जोड़ दिया। अच्छा, फिर वो इक्वेशन बन गई। वहां से हमारे पास 2 अननोन थे। देखो हमारे पास k भी अननोन है, c भी अननोन है। ये 2 अननोन हमने इसकी हेल्प से निकाले। 0,3 पॉइंट को पुट कर दिया उस इक्वेशन में। जैसे ही आप पुट करोगे टाइम 0 आ गया, तो आपके पास c की वैल्यू आ गई। 5,7 पुट किया, ये पुट किया, k की वैल्यू आ गई। अब बताओ फाइनल आंसर क्या निकालना है? रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड, तो रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर 32 पाई इंटू 9 प्लस 36 पाई। तो अब आप रेडियस की वैल्यू बताओ कितना होगा? टाइम की जगह मैंने देखो क्या रिप्लेस कर दिया? 9। अब बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू पहले 4 से डिवाइड कराएंगे। 4 8 जा 32, 8 इंटू 9 प्लस 4 9 जा 36, 72 प्लस 9 कितना होता है? 81। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो रेडियस क्या रहा होगा? 9 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है ना? समझ आ गई सबको बात? तो अब इतना ही हम आज के